हेलो एवरीवन, आप सभी को पता होगा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की डेट आ चुकी है। बहुत जल्द आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इसी क्रम में आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ हिंदी का एक ऐसा पेपर जिसे तैयार करके आप पूरे पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आया हूँ। एक क्वेश्चन पेपर ही है और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल पैटर्न सेम होने वाला है, आपका अर्धवार्षिक हो या फाइनल एग्जाम हो, दोनों का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम होने वाला है। पहली बात आपको बता देता हूँ कि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर होगा पूरे पूरे 70 नंबर का ही होगा, जैसे कि आपका फाइनल एग्जाम होता है। अब देखिए, इसमें 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। और आप सभी लोग जो है इस पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको जो है पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना है। अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए सारे क्वेश्चन पेपर की और अच्छे से तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें तो यहाँ पे सामान्य निर्देश करके लिखा हुआ है, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। इनको पढ़ लीजिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ये। तो देख करके और उसके बाद इसके अनुसार जो है आप क्वेश्चन पेपर को हल कीजिएगा, ताकि आपके किसी भी मार्क्स में कटौती ना हो। खंड अ की बात करते हैं। खंड अ से हम लोग चलेंगे। खंड अ में आपके पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। सेम पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी होने वाला है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो इसमें जो है टोटल आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 जो है एक एक नंबर के होंगे, यानी कि 20 नंबर यहाँ से आपका पक्का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो आप सभी को पता होगा कि हिंदी के प्रथम उपन्यास की बात जब भी की जाएगी तो उसका नाम है परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एकांकी के सम्राट हैं, इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, एकांकी के सम्राट कहे जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। एकांकी के सम्राट किसको कहा जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन है कि शोक बिकल सब रोवहीं रानी रूप राशि बल तेज बखानी, इसमें कौन सा रस है। तो ये जो अभी हमने जो पढ़ा ये लाइन, ठीक है, शोक बिकल सब रोवहीं रानी रूप राशि बल तेज बखानी, इनमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है करुण रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है भक्ति रस और चौथा है वीर रस। आप सभी को याद रखना है, इसमें है करुण रस, ठीक है। शोक की बात आ रही है ना, तो यानी कि इसमें करुण रस होगा। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है आपके पास, भारत भारती किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की, दूसरा है प्रेमचंद की, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा है महादेवी वर्मा। तो भारत भारती की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। 5 नंबर क्वेश्चन है कपड़ा का तत्सम क्या है। आप सभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो वस्त्र पे टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा करना गलत होगा। कपड़ा का तत्सम रूप होता है करपट। क्या होता है, करपट। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। करपट जो होता है ना, कपड़ा का तत्सम रूप होता है, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि प्रत्यय के भेद होते हैं। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, 2, 4, 5, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। आप सभी को मैं बता देता हूँ भेद कौन कौन से होते हैं। कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, याद रखेंगे। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्वरी में कौन सी संधि है। देखिए, मध्वरी का अगर संधि विच्छेद करें तो मधुधन अरि आएगा। क्या आएगा, मधुधन अरि बराबर क्या होगा, मध्वरी होगा, ठीक है। तो इनमें कौन सा जो है संधि है। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है दीर्घ संधि, चौथा है अयादि संधि। आप सभी को बता दूं कि मधु में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, और अरि यानी कि दोनों को जोड़ने पर मध्वरी बन रहा है। अरि में अ आ रहा है, यानी कि टोटल मिलकर के ऊ आएगा, यानी कि बड़ा ऊ बनेगा। तो बड़ा ऊ बन रहा है, तो यानी कि ये दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। आप लोगों ने संधि को पढ़ा होगा, लिमिटेड आता है, ठीक है। दीर्घ संधि आएगा, गुण संधि, यण संधि, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है अच्छे से। रूल जब समझ लेंगे ना तो आपको किसी भी कोई सा भी आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रटना नहीं पड़ेगा किसी को, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है द्रक्ष्यति
किस लकार पुरुष वचन का रूप है? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ख सही हो जाएगा। लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि प्रत्युत्तर में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम है। प्रत्युत्तर में उपसर्ग कौन सा है? देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी टिक लगा है, लेकिन वो टिक गलत है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में गलत है, कुछ कुछ क्वेश्चन में सही है। तो यहाँ पे टिक दे करके ये मत समझिएगा कि सर तो टिक दे के बता रहा है, नहीं। प्रत्युत्तर में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम क्या है? तो इसमें प्र है। पहला क्या आ रहा है? प्र आ रहा है, तो ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, यानी कि इसमें ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि इसमें भी टिक लगा है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इनमें कौन सी सममात्रिक छंद है? ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास है रोला छंद, दोहा छंद, सोठा छंद। आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं, दोहा छंद और सोठा छंद ये अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, और रोला जो होता है ना, ये होता है सममात्रिक छंद। तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है रोला। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही होगा, लेकिन टिक किस पे लगाया है? ख पर लगाया है, गलत है। ठीक है ना, क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जो हमने लगाया है। ठीक है, इनमें से कौन सममात्रिक छंद है? रोला। 11 नंबर प्रश्न है त्रिफला का समास विग्रह है। त्रिफला का समास विग्रह कौन सा है? क वाला है तीन फलों का समूह, बिल्कुल सही है। देखिए अब दूसरा ऑप्शन पढ़ने का मतलब कोई नहीं बनता है। त्रि मतलब तीन होता है, फला मतलब फल होता है, तीन फलों का समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। पहला ऑप्शन है कमायनी, दूसरा है प्रियप्रवास, साकेत और उर्वशी। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य की बात की जाए तो प्रियप्रवास याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, किनको माना जाता है? प्रयोगवाद के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है अज्ञेय जी, दूसरा है निराला जी, तीसरा है पंत जी और चौथा है महादेवी वर्मा। आप सभी को याद रखना है प्रयोगवाद के जनक जो हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय हैं, यानी कि अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि क बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से समन्वयवादी कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है समन्वयवादी कवि? पहला ऑप्शन है तुलसीदास को, दूसरा है कबीरदास को, तीसरा है सूरदास को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप सभी को याद रखना है समन्वयवादी कवि कहा जाता है तुलसीदास को। ठीक है, किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। 15 नंबर क्वेश्चन है वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का, तो पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है कबीरदास, मीराबाई, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरदास को। ठीक है, सूरदास को जो है वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा कि चिंतामणि भाग 1 और 2 दोनों भाग जो है किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है उपन्यास है, दूसरा है निबंध है, तीसरा है नाटक है, रेखा चित्र है। आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही होगा, निबंध है, निबंध विधा की रचना है। 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निराला की साहित्य साधना जीवनी किसकी रचना है? ये जीवनी है एक, किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। और निराला की साहित्य साधना कौन लिखा है? पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा है निराला जी, तीसरा है अमृत राय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निराला जी बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क रामविलास वर्मा ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका। ठीक ना, तो निराला की साहित्य साधना जो है ऑप्शन नंबर क सही होगा, इसमें रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि झूठ सच किस विधा की रचना है? झूठ सच जो रचना है ये किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा है नाटक, रेखा चित्र या गद्य गीत। तो आप सभी को याद रखना है यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से बृहत्त्रयी के कवि नहीं है। ठीक है, बृहत्त्रयी के कवि कौन नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद, पंत जी और महादेवी वर्मा ये तीनों हैं और निराला जी नहीं है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य संदेश किस युग की पत्रिका है? साहित्य संदेश जो है ये किस युग की पत्रिका है? तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो साहित्य संदेश है ये शुक्ल युग की रचना है। किस युग की रचना है? शुक्ल युग की। आप लोग याद रखेंगे। नगर प्रचारिणी संहिता जो है ये भी जो है शुक्ल युग की ही रचना है और साहित्य संदेश भी शुक्ल युग की रचना है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा रहे थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 नंबर के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट खंड की तरफ चलें तो खंड ब करके आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और यहाँ पर भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी। तो खंड ब में आपके पास यहाँ पे दिए जाएंगे गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न और उनके उत्तर लिखने होंगे और उनके सन्मुख उनके प्रश्न के जो उनके मार्क्स होंगे वो लिखे गए होंगे। तो देखिए एक यहाँ पे जैसे करके आपको दे देगा गद्यांश, ठीक है। गद्यांश देने के बाद से 3 प्रश्न इसमें से पूछेगा। एक तो पूछेगा कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा कहेगा व्याख्या लिखिए और तीसरा कहेगा एक एक्स्ट्रा प्रश्न पूछेगा। जैसे कि ये जो गद्यांश है इसमें से एक कोई एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ देगा इसी गद्यांश में से, आपको उसी में से ढूंढ करके लिखना होगा। और तीनों के लिए 2-2 मार्क्स कहेगा कि 2-2 मार्क्स निर्धारित हैं, यानी कि 6 नंबर का आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें क आएगा और एक ख करके आएगा, दोनों में से किसी एक को करना होगा। अथवा करके आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को करना होगा आपको, चाहे ये गद्यांश कीजिए या फिर ऊपर वाला गद्यांश कीजिए, दोनों में से किसी एक गद्यांश को ही आपको करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आपके पास है कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा वो पद्यांशों के आधारित बनेगा, यानी कि जो आपकी कविताएं हैं, ठीक है, पद्य में, तो उनमें से आपके दे दिए जाएंगे यहाँ पे पद्यांश और उनसे जो है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे कैसे प्रश्न? एक तो संदर्भ पूछा जाएगा, दूसरा है आपके पास रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो भी रेखा किया गया होगा जिस भी मतलब लाइन में, तो उस लाइन का आपको व्याख्या लिखना होगा। और तीसरा प्रश्न आपको इसी प्रश्न में से कुछ यहाँ पे पूछ लिया जाएगा, चाहे हो सकता है अलंकार पूछ लिया जाए, पर्यायवाची पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसी में से पूछा जाएगा जो कि पद्यांश दिया रहेगा। और इसके लिए भी आपको निर्धारित होंगे 2-2 अंक, ठीक है, तीनों प्रश्न के लिए। तो 6 नंबर यहाँ पद्यांश से भी मिलने वाला है। खुशी की बात यह है कि पद्यांश में भी आपको अथवा करके देगा, तो चाहे आप दूसर का पद्यांश लिखिए चाहे पहिल का पद्यांश लिखिए, दोनों में से किसी भी एक को लिखेंगे तो आपके 6 नंबर मिलेंगे। दोनों को नहीं लिखना है, दोनों को लिखेंगे आपका टाइम मैनेजमेंट गलत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आप लोग लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। दोनों नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आएगा आपके पास, संस्कृत गद्यांशों की किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। आपके पास जो है 2 गद्यांश दिए जाएंगे संस्कृत खंड के, ठीक है। गद्यांश की बात हो रही है अभी, संस्कृत के गद्यांश की, ठीक ना, संस्कृत में जो कहानियाँ हैं। तो देखिए इनमें आपके 2 प्रश्न दिए जाएंगे और दोनों में से किसी एक को करना होगा। और देखिए क्या करना है, इसमें संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिए गए हैं, और दूसरी बात आपको लिखनी पड़ेगी इसका अनुवाद, ठीक है। तो इसके अनुवाद जो है आपको पता होने चाहिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, ठीक है, वाराणसी जो है बहुत ही प्राचीन नगर है, ठीक है। ऐसे करके आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए हिंदी में, और आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक पर लिखना है, चाहे आप ख वाले का लिखें या क वाले का लिखें, दोनों में से किसी एक का। इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा कि संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए, ठीक है, पद्यांश का। तो आप अब इसमें जो है कविताएं जो संस्कृत में हमारे पास श्लोक वगैरह हैं इनमें से आएगा। तो ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगा, ठीक ना, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, किसी एक का ही करना है, चाहे आप इसका करेंगे या फिर इसका। अपने एग्जाम के कॉपी में आपको किसी एक का ही करना है, एक का संदर्भ लिखिए और उसके बाद से उसका हिंदी अनुवाद कीजिए, बस बात खत्म। चाहे आप क का कीजिए या ख का कीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, अथवा करके दिया है, इसका मतलब कि दोनों में से किसी एक का करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपके ना खंड काव्य आ गए, तो खंड काव्य जो है जिला के अनुसार होता है। तो आप लोग पता होगा या अपने स्कूल से पता कर लीजिएगा कि सर हमारे ज़िले में किस खंड काव्य से आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देवरिया जिले के हैं, अगर देवरिया जिला का कोई है तो आप सभी को बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेवाड़ मुकुट से पूछा जाएगा। मेवाड़ मुकुट आपको पढ़ना है खंड काव्य, ठीक है। और हर खंड काव्य अलग अलग जिले के लिए होता है, ठीक है। तो आप लोग पता कर लीजिएगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य आने वाला है, तो ये पता कर लीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा अपने जिले का नाम, तो हम बता देंगे कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय तथा उनकी 2 रचनाएं लिखिए, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, और इसके लिए जो है आपको 5 नंबर निर्धारित होंगे। और आप सभी को बता दूं कि इसमें खुशी की बात यह है कि 3 यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे और तीनों में से किसी एक पर ही जीवन परिचय आपको लिखना है, ठीक है। सबका नहीं लिखना है, किसी एक का लिखना है, और इसके लिए आपको 5 नंबर। देखिए जीवन परिचय जब लिखेंगे उनके बारे में बताएंगे, उनकी मृत्यु के बारे में बताएंगे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा वगैरह के बारे में बताएंगे, इसके लिए आपको 3 नंबर।
और बाकी जो रचना लिखेंगे उसके लिए आपको 2 नंबर, यानी कि टोटल कितने नंबर बन गए, 5 नंबर आपके लेखक के जीवन परिचय से। ठीक इसी तरीके से आपको कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी भी रचनाएं लिखनी होंगी, और इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे भी 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक को ही लिखना है, ठीक ना, किसी एक पर ही लिखना है। तो तीनों में से कोई एक पर लिखिएगा, तीनों में से जिस पर भी आपको याद हो। और यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में जो भी दिखाई दे रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में यही आएंगे, आप लोग इन्हीं पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। और देखिए ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। एक श्लोक आपको याद होना चाहिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यहाँ पे लिखा हुआ होता है, हिंट भी लिखा होता है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि अभी हमने गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखे, संस्कृत गद्यांश पे, तो उसमें श्लोक आया था, लेकिन वो श्लोक नहीं होना चाहिए जो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक ऐसा श्लोक होना चाहिए जो इस प्रश्न पत्र में उसका कहीं जिक्र ना हुआ हो, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, 2-3 श्लोक याद कर लीजिएगा, आपको 2-2 लाइन का तो होता है, और इसके लिए 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 को संस्कृत भाषा में लिखिए, मतलब इनका उत्तर देना है आपको संस्कृत भाषा में। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न दिए रहेंगे, इनमें से किसी 2 का, चाहे ऊपर वाले 2 का करिए, चाहे नीचे वाले 2 का करिए, चाहे बीच वाले 2 का करिए, किसी भी 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, और वो भी संस्कृत भाषा में। इसके लिए 4 नंबर मिलेंगे, 2-2 नंबर का होगा, ठीक ना, यानी कि 4 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को दीजिएगा, ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन इससे भी बेटर हो सके, ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपको निबंध से लेकर, ठीक है। तो आपको निबंध लिखना है, ठीक है। किस पर लिखना है, आपको 4 निबंध बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी एग्जामिनेशन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़क दुर्घटना के कारण और निवारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रदूषण के कारण निवारण, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। देश प्रेम और मेरा प्रिय कवि, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दूसरा है। आप सभी लोग भूल कर भी छोड़िएगा मत, याद जरूर कर लीजिएगा, ये चारों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, देखा और समझा, ठीक है, कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक और क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे जो आपके हिंदी का। देखिए अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी आ सकते हैं। तो इसका जो है सेट सेकेंड भी लेकर के आऊँगा, ये फर्स्ट सेट है, इसका दूसरा सेट भी लेकर के आऊँगा क्वेश्चन पेपर का। तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। एक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।